हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम लेकर आए हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स। ये है जनवरी माह का करंट अफेयर है, जनवरी 2026 का इसमें करंट अफेयर है। और कई बच्चों ने कमेंट करके बताया है कि हम आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि करंट अफेयर वही पूछा जाता है। बस ऐसा होता है कि किसी में डेप्थ में पूछ लेते हैं और किसी में फंडामेंटल ही करंट अफेयर पूछते हैं, लेकिन करंट अफेयर में कोई चेंजेस नहीं होते, करंट अफेयर वही रहता है। ठीक है, इसको हम पहले से जूम कर लिए, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता है, फिर जूम करते हैं, तो इसलिए हम पहले से इसको जूम करके रखा हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं, पढ़ लेते हैं अपना आज का करंट अफेयर क्या है। ठीक है, ये जनवरी 2026 का करंट अफेयर है और ये क्रॉनिकल मैगजीन आती है जो मंथली, उससे लिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं क्या, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का ACITI साझेदारी। ठीक है, क्या है? ACTI साझेदारी। ठीक है, ये देखेंगे 22 नवंबर 2025 को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान, किसके दौरान? G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा इसको नीचे करेंगे, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी, जैसे बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप ACITI। ठीक है, इसकी घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उन्नत तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग को गहरा करना है। ठीक है, मुख्य इसके तथ्य क्या हो जाएंगे, मैन फैक्ट क्या हो जाएंगे, इसके देख लेते हैं। पहला है साझेदारी। ACITI फ्रेमवर्क इंडो पैसिफिक, कौन सा रीजन है? इंडो पैसिफिक रीजन और अटलांटिक जो रीजन है, अटलांटिक क्षेत्र के लोकतांत्रिक साझेदारों को जोड़ना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य। फोकस क्षेत्र क्या इसका होगा? फोकस क्षेत्र होगा उभरती तकनीकें, सतत नवाचार और रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण करना। ठीक है, क्या करना है इसका? विविधीकरण करना, कि अन्य तकनीकों से इसको विविध बनाना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा क्या होगा? ग्रीन हाइड्रोजन जो होगा वो स्वच्छ ऊर्जा में ही आता है। ग्रीन हाइड्रोजन बैटरी तकनीकी को उन्नत बनाना, क्रिटिकल मिनरल्स और लो एमिशन मैन्युफैक्चरिंग पर अनुसंधान करना और व्यवसायीकरण करना, इसका उद्देश्य होगा। नेक्स्ट देखेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसे बोलते हैं? जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसे बोलेंगे सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और आर्थिक वृद्धि हेतु AI का व्यापक उपयोग, नैतिक व सुरक्षा ढांचे पर जोर देना है। ठीक है, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करना है, आर्थिक वृद्धि करना है, AI का व्यापक उपयोग करना है और नैतिक व सुरक्षित ढांचे पर जोर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये हो गया एक टॉपिक अपना। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर रहेगा G20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन, यहाँ पे हम इसको स्टार लगा देंगे। ठीक है, जिससे हम पता चले कि हमारा सेकंड टॉपिक है। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग G20 शिखर सम्मेलन 22-23 नवंबर 2025 को संपन्न हुआ। कहाँ पे हुआ है? जोहान्सबर्ग में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सत्रों में सक्रिय भागीदारी की है। ठीक है, जितने भी सत्र हुए हैं सभी में क्या इन्होंने भागीदारी की है और आतंकवाद पर भारत की चिंताओं को दृढ़ता से उठाया है, क्योंकि टेररिज्म पर इन्होंने एक मुद्दा उठाया है। इस सम्मेलन में अमेरिका, रूस और चीन, कौन है? अमेरिका, रूस और चीन के जो राष्ट्रपति है ये अनुपस्थित रहे हैं। ये क्या है? प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, अमेरिका एब्सेंट थे, अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्रपति। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है इसके? मैन फैक्ट देख लेते हैं क्या होगा। भारत की भूमिका। भारत ने आतंकवाद को वैश्विक सुरक्षा और विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया है। ठीक है, आतंकवाद को क्या बताया है? वैश्विक सुरक्षा और विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया, तथा चरमपंथी नेटवर्क को समर्थन देने वाले राज्यों पर कार्रवाई की मांग भी की है, कि जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जिनके कारण ये आतंकवाद पनपता है, उन पर उन्होंने क्या है? कार्रवाई करने की मांग की है। ठीक है, घोषणा पत्र यानी कि लीडर्स डिक्लेरेशन, दर्शन के आधार पर, उबंटू दर्शन के आधार पर एकजुटता, समानता और स्थिरता को केंद्रीय विषय बनाया गया। कौन सा? एकजुटता, समानता और स्थिरता को क्या बनाया गया है? केंद्रीय विषय बनाया गया है। ये IBSA की बैठक कहाँ हुई है? आइए देख लेते हैं। IBSA बैठक, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं पर चर्चा की है। ठीक है, ये बैठक IBSA बैठक की बोला गया है इसे, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इनकी जो वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकता है, ठीक है, इस पर उन्होंने चर्चा की है। वैश्विक प्रतिनिधित्व,
वैश्विक प्रतिनिधित्व क्या है, अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, इसका जो वैश्विक लीडरशिप है, वैश्विक जो लीडरशिप है, जो अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में क्या किया, इन्होंने शामिल किया है, जो इस शिखर सम्मेलन की ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। ठीक है, सबसे उपलब्धि क्या मानी गई है कि अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में भी G20 के दौरान शामिल कर लिया गया है। मेजबान प्राथमिकताएं क्या होंगी, मेजबान प्राथमिकताएं देख लेते हैं। अच्छा, पेन हम यहाँ चलाने लग जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे लैपटॉप पे। मेजबान प्राथमिकताएं क्या होंगी, दक्षिण अफ्रीका ने आपदा राहत, ऋण स्थिरता, जलवायु वित्त और क्रिटिकल मिनरल्स पर विशेष ध्यान दिया है। ठीक है, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका ने आपदा राहत, ऋण स्थिरता, जलवायु वित्त और क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं उन पर विशेष ध्यान दिया है। और G20 का महत्व क्या हो जाता है, ये देख लेते हैं। ठीक है, 1999 में स्थापित यह मंच विश्व की कितना है, 85% GDP में योगदान है और 75% व्यापार और 2/3 जनसंख्या का ये क्या है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, 1999 में स्थापित यह मंच विश्व की कितनी, 85% GDP में और 75% व्यापार में और 2/3 2/3 जनसंख्या क्या है, ये इसमें ये इसका रिप्रेजेंटेटिव करता है। ठीक है, 2/3 जनसंख्या का ये रिप्रेजेंट करता है, ये क्या, G20। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड टॉपिक पर। थर्ड हमारा टॉपिक हो जाएगा, यहाँ पे स्टार लगा देंगे, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात 2025 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता। ठीक है, सबसे बड़ा मानवीय दानदाता बना है कौन सा, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, आइए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से। ये सारा करंट अफेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, 21 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने वित्तीय ट्रैकिंग सेवा, फाइनेंशियल ट्रैकिंग सर्विस के अद्यतन आंकड़ों, अद्यतन मतलब होता है अभी तक के आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात UAE ने, ठीक है, UAE ने 2025 में कितने, $1.46 बिलियन, और आगे देख लेते हैं $1.46 बिलियन। अब इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, आइए हम स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्या होगा इसका, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, ये रहा। ठीक है, बस पेन ले लेते हैं, बस फटाफट, ये हो गया। ठीक है, क्या बता रहे थे हम, $1.46 बिलियन की मानवीय सहायता प्रदान कर, ठीक है, इतनी मानवीय सहायता प्रदान कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दाता बनने का स्थान प्राप्त किया संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, UAE ने। मुख्य तथ्य क्या इसके हो जाएंगे, मैन फैक्ट क्या होंगे, देख लेंगे। योगदान राशि क्या होगी, $1.46 अरब है, मानवीय सहायता के रूप में से दी गई है। वैश्विक स्थान क्या है, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद तीसरा स्थान है इसका, क्या होता है, मानवीय दान करने में, मानवीय सहायता के रूप में। ठीक है, इससे पूर्व क्या है, अमेरिका, जर्मनी और यूके के द्वारा दी गई सहायता कुल सार्वजनिक सहायता का कितना परसेंट थी, 52% थी। ठीक है, कितना थी, 52% थी। प्रतिशत में देख लेते हैं, कुल प्रतिशत देखेंगे 20.28 बिलियन वैश्विक सहायता का, बिलियन अमेरिकी डॉलर है, बिलियन वैश्विक सहायता का कितना है, 7.2% है। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सहायता क्षेत्र क्या होगा, स्वास्थ्य क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा और अवसंरचना यानी कि मैन्युफैक्चरर के क्षेत्र में, उसके साथ आपातकालीन प्रतिक्रिया और दीर्घकालिक पुनर्वास, इनके में मानवीय सहायता इन्होंने दी है। नीति क्या होगी इनकी, राष्ट्रीयता, जातीयता या धर्म के भेदभाव के बिना समावेशी और तटस्थ दृष्टिकोण। ठीक है, राष्ट्रीयता, जातीयता या धर्म के भेदभाव के बिना समावेशी और तटस्थ दृष्टिकोण। ठीक है, ना तो ये देखेंगे आपकी नेशनलिटी क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप किस रिलीजन से हैं, मतलब है कि आप मानव हैं, आप ह्यूमन हैं, बस इतना ही बहुत है सहायता करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अधिक सहायता प्राप्त करने वाले देश कौन से होंगे, जो फिलिस्तीन को सबसे अधिक सहायता मिली है। ठीक है, फिलिस्तीन को सबसे अधिक सहायता, इसके बाद सूडान को और इसके बाद अन्य संकटग्रस्त जो क्षेत्र हैं उनको सहायता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम स्टार लगा देंगे, येकाटेरिनबर्ग और कजान में 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावासों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया, येकाटेरिनबर्ग और कजान में। ठीक है, येकाटेरिनबर्ग और कजान में 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया। ये कब किया गया, 20 नवंबर 2025 को भारत के रूस में अपनी राजनयिक उपस्थिति को बढ़ाते हुए येकाटेरिनबर्ग और कजान में, ठीक है, येकाटेरिनबर्ग और कजान में नए कॉन्सुलेट जनरल का उद्घाटन किया है। इसके मुख्य बिंदु क्या रहेंगे, मैन फैक्ट आप देख लेते हैं क्या होंगे।
मुख्य बिंदु क्या रहेंगे? राजनयिक नेटवर्क का विस्तार, ठीक है, राजनयिक नेटवर्क का विस्तार करना है। इन जो नए मिशनों के तहत भारत के रूस में कुल 4 कॉन्सुलेट जनरल हैं, ठीक है, जो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक में है, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक में मौजूद कार्यालयों में पूरक करते हैं, ठीक है, कार्यालयों को पूरक करते हैं, ठीक है। इसको दोबारा देख लेते हैं। इन नए मिशनों के तहत भारत के रूस में कुल 4 कॉन्सुलेट जनरल हैं जो सेंट पीटर्सबर्ग में है और व्लादिवोस्तोक सहित ये मौजूद जो कार्यालयों को उनको पूरा करते हैं, ठीक है। येकटेरिनबर्ग का क्या महत्व है इसका देख लेते हैं। येकटेरिनबर्ग का औद्योगिक महत्व क्या है ये देख लेते हैं। यह शहर रूस का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, ठीक है। येकटेरिनबर्ग जो है यह शहर रूस का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र और साइबेरिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहां भारी उद्योग, रत्न प्रसंस्करण, रक्षा उपकरण और परमाणु ईंधन जैसे क्षेत्र मौजूद है, ठीक है। ये काउंसुलेट या व्यापार और तकनीकी साझेदारी को ये बढ़ावा देगा। कौन सा? येकटेरिनबर्ग। नेक्स्ट देखेंगे कजान की सांस्कृतिक और आर्थिक भूमिका क्या रहेगी इसमें। कजान रूस का तीसरा सबसे अधिक देखे जाने वाला शहर है, ठीक है। कजान तेल शोधन, उर्वरक, ऑटोमोबाइल और दवाओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है ये कजान, ठीक है। काउंसुलेट जनरल सांस्कृतिक, शैक्षणिक और औद्योगिक सहयोग को ये सुदृढ़ करेगा, ठीक है, इसको बढ़ावा देगा कजान। नेक्स्ट देखेंगे भारत रूस संबंधों में गहराई। क्या होगा इसका मिशन? भारत रूस संबंधों में गहराई। ये मिशन विज्ञान, शिक्षा, ऊर्जा, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरर और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाने की नई शुरुआत है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? भारत और रूस के संबंध है जो उनमें क्या रहेगी? प्रगाढ़ता आएगी, गहराई आएगी, ठीक है। इससे विज्ञान में, शिक्षा में, ऊर्जा में, विनिर्माण और सांस्कृतिक जो सेक्टर है उनमें आदान प्रदान होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर रहेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा होगा मैक्सिको की फातिमा बॉस बनी मिस यूनिवर्स 2025, ठीक है। मैक्सिको की फातिमा बॉस बनी मिस यूनिवर्स 2025, ठीक है। जो मैक्सिको की फातिमा बॉस है वो मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं 2025 की, ठीक है। ये देख लेंगे 20 नवंबर 2025 को थाईलैंड में आयोजित कौन सा 74, ठीक है, 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मैक्सिको की कौन? फातिमा बॉस ने खिताब जीता है, ठीक है। याद रखना, बॉस से याद रखना, बॉस ने जीता है, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। फातिमा बॉस ने खिताब जीता है। उन्होंने 100 से अधिक देशों की प्रतिभागियों को पराजित किया है और 5 वर्ष बाद यह ताज अपने देश को उन्होंने दिलाया है, ठीक है। 5 वर्ष पहले इन्हें मिला था ये ताज थाईलैंड को, उस 5 वर्ष बाद इन्हें ये पुरस्कार मिल रहा है कि ठीक है। किसको मिला है? फातिमा बॉस को मिला है। और कौन सी प्रतियोगिता है ये? 74 मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसके मुख्य तथ्य क्या होंगे, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी बच्चे जरूर बताएं, ठीक, कमेंट जरूर करें, उससे हमें मनोबल मिलता है। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। बाकी हम बीच में बोलते नहीं हैं क्योंकि अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मुख्य तथ्य क्या रहेंगे, मेन फैक्ट क्या रहेंगे इसके। विजेता कौन है? फातिमा बॉस, ठीक है। फातिमा बॉस 25 वर्षीय है, फैशन एवं परिधान डिजाइनर हैं, ठीक है। और ये बिला हेरमोसा तबास्को मैक्सिको से हैं ये, ठीक है। ये कहाँ से? बिला हेरमोसा तबास्को, ये मैक्सिको से हैं, ठीक है। ये व्यक्तिगत अनुभव क्या है इनके? डिसलेक्सिया, ADHD और हाइपर एक्टिविटी के साथ जीवन जीते हुए ये इनको क्या है? ये डिसलेक्सिया से पीड़ित है, ADHD और हाइपर एक्टिविटी के साथ जीवन जीते हुए उन्होंने सशक्तिकरण का माध्यम बनाया है, ठीक है। अन्य तथ्य देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अदर फैक्ट क्या होंगे? ये अपने राज्य से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली महिला है और थाईलैंड की प्रवीडर सिंह प्रथम रनर अप रही थी, ठीक है। ये प्रवीडर सिंह प्रथम क्या थी? ये रनर अप रही थी थाईलैंड की, ठीक है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, मिस यूनिवर्स जो होता है विश्व की सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता में से एक होता है ये, जिसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। ये जरूर पूछ लेते हैं, यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में भी पूछ रहे हैं हालिया में, ठीक है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है, ये सभी जानते हैं, और इसमें 100 से अधिक देशों की जो होते हैं इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर रहेगा दक्षिण चीन सागर में चीन का तैरता कृत्रिम द्वीप है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। दक्षिण चीन सागर में चीन का तैरता कृत्रिम द्वीप, ठीक है, यानी कि आर्टिफिशियल आइलैंड उन्होंने बनाया है। देख लेते हैं क्या है इसके बारे में।
20 नवंबर 2025 को चीन ने दीर्घकालीन गहरे समुद्री अनुसंधान और रणनीतिक उपस्थिति हेतु एक विशाल मोबाइल तैरते, यानी कि मोबाइल में से मूविंग करता हुआ मोबाइल तैरते कृत्रिम द्वीप डीप सी ऑल वेदर रेजिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी के निर्माण की शुरुआत की है। ठीक है, यह परियोजना 2028 तक परिचालन में आने की उम्मीद है इसका। ठीक है, कौन सा कृत्रिम द्वीप है? डीप सी ऑल वेदर रेजिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी के इसकी सुविधा इन्होंने की है दक्षिण चीन सागर में। चीन का तैरता हुआ इन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया हुआ है। ठीक है, इसके मैन फैक्ट देख लेते हैं। मुख्य तथ्य क्या होंगे, विशेषता क्या है इसकी परमाणु प्रतिरोधी संरचना तथा विशाल क्षमता ने वैश्विक जो ध्यान है उसकी ओर आकर्षित किया है। ठीक है, और संरचना क्या है? अर्ध जलमग्न जुड़वा पतवार डिजाइन है इसकी, और 238 कर्मियों को 4 माह तक बिना पुनः आपूर्ति के समझौते कर सकता है। ठीक है, इसकी एरिया है। आयाम क्या होगा? लंबाई देखेंगे 138 मीटर, चौड़ाई 85 मीटर, ऊंचाई देख लेंगे 45 मीटर, गति देखेंगे लगभग 15 नॉट्स। ठीक है, कृत्रिम द्वीप के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक सा होगा। ठीक है, आर्टिफिशियल जो होते हैं आइलैंड वो क्या होते हैं? कृत्रिम द्वीप मानव निर्मित संरचनाएं होती है। सभी जानते हैं कि जब मानव जो कृत्रिम वही होगा जो मानव द्वारा बनाया जाएगा, और नेचुरल जो होता है वो प्राकृतिक रूप से बनते हैं। ठीक है, कृत्रिम द्वीप मानव निर्मित संरचनाएं होती है जिन्हें समुद्र या झीलों में विभिन्न उद्देश्यों से बनाया जाता है। ठीक है, इनका एक उद्देश्य होता है, पर्टिकुलर एक रीजन होता है, पर्टिकुलर एक एम होता है, उसके कारण इसे बनाया जाता है। इनका उपयोग अनुसंधान में किया जाता है, रिसर्च फील्ड में किया जाएगा, ऊर्जा उत्पादन में किया जाएगा, सैन्य ठिकानों के लिए किया जाएगा, पर्यटन और आवासीय जो परियोजनाओं हैं उनके लिए किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अगर हम देखें कृत्रिम द्वीपों को प्राकृतिक द्वीपों जैसे संप्रभुता नहीं मिलती है। ठीक है, इनको सॉवरेनिटी नहीं मिलती है आर्टिफिशियल जो आइलैंड होते हैं उनको, नेचुरल जो आइलैंड होते हैं उनके अकॉर्डिंग, परंतु ये रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। आर्टिफिशियल जो होते हैं ये कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है, और चाइना ने दक्षिण चीन सागर में बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा करंट पर क्या रहेगा? ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा दिया। ठीक है, क्या है? अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। क्या है इसका? आइए देख लेते हैं क्या होता है। ये देखेंगे कि 19 नवंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो सहयोग का दर्जा दिया, जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के व्हाइट हाउस दौरे के दौरान इसमें घोषित किया था इन्होंने। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने। मुख्य बिंदु क्या रहेंगे इसके? आइए देख लेते हैं, दोबारा से पढ़ लें क्या। ठीक है, अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो सहयोग का दर्जा दिया, जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के व्हाइट हाउस के दौरे के दौरान इन्होंने दिया था। मुख्य बिंदु क्या रहेंगे इनके? मैन फैक्ट क्या रहेंगे? रणनीतिक उन्नयन होगा। क्या हो गया? रणनीतिक जो ऊंचाइयां छुएगा ये। ठीक है, वो क्या होगा? ये दर्जा सऊदी अरब को अमेरिकी सैन्य सहयोग और तकनीकी लाभ प्रदान करता है। हालांकि यह पूर्ण रक्षा संधि नहीं है। ठीक है, रक्षा संधि पूरी तरह से नहीं कही जा सकती है। F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री होगी। अमेरिका ने सऊदी को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों की बिक्री की मंजूरी दी है। ठीक है, जो क्षेत्रीय वायु शक्ति में एक बड़ा बदलाव लाएगी। सिविल न्यूक्लियर सहयोग। ठीक है, सिविल न्यूक्लियर सहयोग, दोनों देशों ने एक दीर्घकालिक नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, दोनों ने इस पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, नेक्स्ट हम स्क्रॉल कर लेंगे इसको, बस अब एक पेज और ही बाकी है। ठीक है, एक पेज और ही बाकी है, ज़्यादा नहीं है, पेशेंस रखिएगा क्योंकि 1 आवर के नीचे ही क्लास होती है। इसको हम ज़्यादा, इसलिए मैंने छोटे छोटे इसको बांट रखा है अलग अलग टॉपिक में, क्योंकि जिससे ये लंबी क्लास ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आर्थिक प्रतिबद्धता क्या होगा इसका। ठीक है, जो आर्थिक जो प्रतिबद्धता क्या होगी, अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है, तो इसकी आर्थिक प्रतिबद्धता क्या होगा? सऊदी अरब ने अमेरिका में निवेश को $600 अरब से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने का वादा किया है। ठीक है, ये इन्होंने वादा कर दिया। मेजर नॉन नाटो सहयोगी क्या है ये? ठीक है, देख लेते हैं। मेजर नॉन नाटो सहयोगी क्या है? यह वह देश होता है, कौन सा देश होता है? यह वह देश होता है जिसे अमेरिका सैन्य और आर्थिक सहयोग में प्राथमिकता देता है। ठीक है, उसे वो क्या घोषित कर देता है? मेजर नॉन नाटो सहयोगी। ठीक है, वह देश होता है जिसे अमेरिका सैन्य और आर्थिक सहयोग में प्राथमिकता देता है।
लेकिन वह नाटो का सदस्य नहीं होता, ठीक है। नॉन नाटो इसलिए बोलते हैं इसको, ठीक है, नॉन नाटो इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नाटो के सदस्य नहीं है, लेकिन अमेरिका उसे अपने आर्थिक सहयोग में इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन की बात आ जाती है। नेक्स्ट चलेंगे अपना करंट अफेयर क्या है, QS विश्वविद्यालय स्थिरता रैंकिंग में भारत के 103 विश्वविद्यालय, ठीक है, भारत के कितने हैं, 103 विश्वविद्यालय हैं। आइए देख लेते हैं। 19 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम QS विश्वविद्यालय स्थिरता रैंकिंग में लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन ने पूर्ण स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, ये याद रखना। लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन ने पूर्ण स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो 2023 से शुरू हुई इस रैंकिंग का पहला अवसर था। कब से स्टार्ट हुई थी, ये 2023 में स्टार्ट हुई थी। मुख्य बिंदु क्या होंगे इसके, आइए देख लेते हैं। मेन फैक्ट क्या रहेंगे, मुख्य तथ्य क्या रहेंगे। शीर्ष विश्वविद्यालय कौन कौन से होंगे, शीर्ष विश्वविद्यालय टोरंटो विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर है, ठीक है, टोरंटो जो विश्वविद्यालय है दूसरे स्थान पर है। लंदन का UCL तीसरे स्थान पर है, ठीक है, जबकि एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय भी शीर्ष 5 में है, ठीक है, क्या है, शीर्ष 5 में है। कौन कौन से हैं, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, शीर्ष जो 10 विश्वविद्यालय में कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंपीरियल कॉलेज लंदन, ठीक है, ये देखेंगे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये 10वें विश्वविद्यालय है, यानी कि शीर्ष 10 में ये आते हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन ये शीर्ष 10 में आते हैं। UNSW सिडनी ये भी आते हैं शीर्ष 10 में। मैकगिल यूनिवर्सिटी है ये भी, ठीक है, मैकगिल यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ये भी शीर्ष 10 में आते हैं, इन्होंने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट देखेंगे वैश्विक भागीदारी, देख लेते क्या होगी। 106 स्थानों के लगभग 2000 विश्वविद्यालय का आकलन किया गया। अमेरिका में 240 विश्वविद्यालय और चीन में 163 है और यूके में 109 शामिल थे, ठीक है, जब इसका आकलन किया जा रहा था। नेक्स्ट अब आ गया इंपॉर्टेंट भारत के विश्वविद्यालय, ठीक है, भारत के विश्वविद्यालय QS विश्वविद्यालय स्थिरता रैंकिंग 2025 में भारत के 103 विश्वविद्यालय शामिल हुए, जिनमें से 26 नए प्रवेश हैं, ठीक है। देख लेते क्या है इनमें, देख लेंगे IIT दिल्ली, कौन कौन से हैं, IIT दिल्ली 171 वैश्विक स्थान है, शीर्ष भारतीय संस्थान है ये। इसके बाद IIT खड़गपुर है, 202वां स्थान है इसका। नेक्स्ट IIT बॉम्बे है, 234वां स्थान है। नेक्स्ट देखेंगे IIT कानपुर है, 245वां स्थान है, कानपुर का है 245वां स्थान। IIT मद्रास है 277 रैंक पर है और VIT 392वां स्थान इसका, भारत में इसका 7th रैंक है, ठीक है। जैसे कि संस्थान प्रमुख रहे हैं ये सारे संस्थान, ये सभी जो संस्थान हैं ये भारत के जो QS विश्वविद्यालय रैंकिंग है, स्थिरता रैंकिंग है, उसमें इन्होंने स्थान बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विश्वविद्यालय की जो स्थिरता रैंकिंग है यह क्या है, यह उन विश्वविद्यालयों की सूची है जो पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक प्रभाव, जलवायु कार्रवाई और जवाबदेह शासन के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं, ठीक है, उनको दिया जाता है। जो विश्वविद्यालय होते पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आ रहे हैं, सामाजिक प्रभाव भी उनका है, जलवायु कार्रवाई जो जलवायु के लिए उसमें जवाबदेह हैं शासन में, उनकी ये लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फ्रांस और यूक्रेन के बीच 100 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता, ठीक है। फ्रांस और यूक्रेन के बीच 100 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए समझौता हुआ है। आइए देख लेते हैं क्या हुआ है। फ्रांस और यूक्रेन ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर 17 नवंबर 2025 को हस्ताक्षर किए, ठीक है, जिसके तहत यूक्रेन को 100 तक राफेल लड़ाकू विमान और उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां प्राप्त होंगी, ठीक है। मुख्य इसके बिंदु क्या हो जाएंगे, आइए देख लेते हैं। रणनीतिक रक्षा साझेदारी क्या होगी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पेरिस के निकट या वायुसेना अड्डे पर, यानी कि वायुसेना अड्डे पर लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। समझौते में राफेल विमानों के साथ हथियार, SAMP-T, वायु रक्षा सिस्टम, रडार और ड्रोन शामिल हैं, ठीक है। इसके लगभग 10 वर्षों में चरणबद्ध किया जाएगा, ठीक है, 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से ये काम किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे देख लेते हैं अपना क्या है, ठीक है, अभी वही टॉपिक चल रहा है, बस उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बस अभी ये लास्ट ही पेज हमारा बच्चे। यूक्रेन की वायु शक्ति क्या होगी, आइए देख लेते हैं।
यह समझौता यूक्रेन की वायु शक्ति और सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा। ठीक है, यूक्रेन का लक्ष्य क्या है? 250 आधुनिक विमान बेड़े का निर्माण करना है, जिसमें राफेल, F-16 और ग्रिपेन विमानों का समावेश किया जाएगा। ठीक है, SAMP-T वायु रक्षा प्रणाली क्या है? यह एक फ्रांसीसी इतालवी संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है, SAMP-T या वायु रक्षा प्रणाली बोलेंगे, SAMP-T या वायु रक्षा प्रणाली बोल लीजिए, या SAMP-T वायु रक्षा प्रणाली बोल लीजिए। ठीक है, ये एक क्या है? फ्रांसीसी इतालवी संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली है जो मिसाइल अवरोधन के लिए विकसित की गई है और उन्नत एंटी ड्रोन क्षमताएं भी ये प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक हो जाएगा राष्ट्रपति की अंगोला और बोत्सवाना यात्रा। ठीक है, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की अंगोला और बोत्सवाना यात्रा। ठीक है, अंगोला और बोत्सवाना यात्रा हुई है। आइए इसके बारे में जरूर पूछ लेते हैं, इसको स्टेटमेंट बना के यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में। ठीक है, स्टेटमेंट बना के यूपीएससी और यूपीपीसीएस में जरूर पूछ लेते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, 8 से 13 नवंबर 2025 के बीच अंगोला और बोत्सवाना के एक ऐतिहासिक 6 दिवसीय राज्य दौरा संपन्न किया। ठीक है, यह दोनों देशों का किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किया गया पहला दौरा था। ठीक है, किसी भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा क्या किया? पहला दौरा था। मुख्य इसके तथ्य क्या है? अंगोला की यात्रा देख लेंगे। राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस, ठीक है, राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई इनकी। ठीक है, अंगोला के ये राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको। ठीक है, याद रखना, राष्ट्रपति कौन से? जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको के साथ क्या हुआ है? द्विपक्षीय वार्ता हुई है। ठीक है, अंगोला संसद को संबोधन किया इन्होंने। 50वीं स्वतंत्रता जो वर्षगांठ समारोह में ये भागीदार यानी पार्टनरशिप बनी थी और भारतीय समुदाय से संवाद भी किया था उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बोत्सवाना की यात्रा में क्या किया इन्होंने। बोत्सवाना यात्रा, राष्ट्रपति महामहिम जी गई थी बोत्सवाना में। देखते हैं, राष्ट्रपति ड्यूमा गिडियन बोको के साथ इन्होंने द्विपक्षीय वार्ता की है। ये बोत्सवाना के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रीय विधानसभा को संबोधित भी किया है। 3 डिगबोशी स्मारक और सांस्कृतिक स्थलों का अवलोकन भी किया है और भारतीय जो समुदाय से मुलाकात भी की है। प्रोजेक्ट चीता के तहत, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीता भारत को हस्तांतरित किए गए। ठीक है, कहाँ? बोत्सवाना। प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 जो चीता हैं भारत को हस्तांतरित किए गए हैं बोत्सवाना के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द्विपक्षीय सहयोग क्या रहा इसका, वो देख लेते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य एवं फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में MOU हस्ताक्षर किए गए जिसमें बोत्सवाना को सस्ती दवाओं तक पहुंच मिलेगी। ठीक है, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, कृषि, रक्षा और तकनीकी सहयोग पर जोर होंगे। द्विपक्षीय होते हैं, दोनों पक्ष से जो वार्ता हुई है, दोनों पक्ष से समझौते हुए हैं। ठीक है, यानी कि भारत से भी बोत्सवाना से, कुछ भारत भी सहयोग करेगा, कुछ बोत्सवाना भी सहयोग करेगा। ठीक है, बोत्सवाना ने कितने हैं? 8 चीता जो भारत को हस्तांतरित भी किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर रहेगा। नेक्स्ट क्या है? भारत का लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार सहयोग में वृद्धि। ठीक है, लैटिन अमेरिकी जो कंट्री हैं, भारत का लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार, एक मिनट बच्चे, ठीक है, व्यापार सहयोग में वृद्धि। ठीक है, देख लेते हैं क्या हुई है। ठीक है, हाँ, लास्ट पे चल रहे हैं बच्चे। ठीक है, लास्ट पे हैं, बिल्कुल हम लास्ट पेज है ये हमारा। 2 से 5 नवंबर 2025 को भारत ने लैटिन अमेरिका के साझेदारी देश पेरू और चिली के साथ, ठीक है, पेरू और चिली के साथ 2 महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता दौरान सफलपूर्वक पूर्ण किए हैं। ठीक है, देख लेते हैं। भारत ने लैटिन अमेरिका के साझेदार देशों पेरू और चिली के साथ, ठीक है, किसके साथ? पेरू और चिली के साथ 2 महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता दौर सफलतापूर्वक पूर्ण किए। ठीक है, किसके साथ? पेरू के साथ और चिली के साथ किए हैं। ठीक है, मुख्य तथ्य क्या हो जाएंगे? पेरू के साथ नवा दौर था ये 2 से 5 नवंबर 2025 तक लीमा में, पेरू की कैपिटल है लीमा में, बैठक वस्तु एवं सेवा व्यापार, रूल्स ऑफ ऑरिजन, ठीक है, रूल्स ऑफ ऑरिजन, तकनीकी बाधाएं, सीमा शुल्क प्रक्रिया, विवाद समाधान, इन और ये जो महत्वपूर्ण जो खनिजों पर प्रगति, इन पर वार्ताएं हुई हैं। ठीक है ना, देखेंगे चिली के साथ क्या हुआ है। चिली का जो तीसरा दौरा था 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक सैंटियागो में वार्ता चली है। निवेश प्रोत्साहन दिया गया, बौद्धिक क्षमता अधिकार दिया गया, आर्थिक सहयोग और TBT SPS उपायों का चर्चा की गई है। अगला दौर कब होगा? पेरू के साथ वार्ता जनवरी 2026 में नई दिल्ली में प्रस्तावित की गई है। ठीक है, कहाँ पे होगी? न्यू दिल्ली में। व्यापार आंकड़े देख लेते हैं। 2024-25 में देखेंगे भारत का पेरू से
जो पेरू को निर्यात किया गया 1 अरब डॉलर और आयात किया गया 4.98 अरब डॉलर। ठीक है, चिली के साथ कितना है निर्यात में 2.46% कमी की है और आयात में 72% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कई स्टेटमेंट बना के पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अब बस नेक्स्ट का लास्ट ही पेज है, देखो यहाँ पे जा नहीं रहा है, स्क्रॉल कर रहे हैं ऊपर। हम इसको क्योंकि इसको एक ही पेज को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं जूम करके, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो मोबाइल में। ठीक है, नहीं तो एक बार में ही पढ़ जाए। ठीक है, एक बार में सारा हम रीड कर लें, लेकिन वो आप लोगों के लिए किया गया कि ऐसा भी क्या रीड करना है जो बच्चों को समझ में आए। ठीक है, ठीक है, मूल नियम क्या रखे गए हैं इसके, जो लैटिन अमेरिकी जो देश हैं, भारत का लैटिन अमेरिका के साथ जो व्यापार हुआ है उसके जो मूल नियम है, रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वे मानदंड हैं जिनसे किसी उत्पाद की उत्पत्ति का निर्धारण होता है। यह तय करता है कि कोई वस्तु किस देश से आयातित या निर्यातित मानी जाएगी। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता जिसे बोलते हैं FTA। ठीक है, में इन नियमों का महत्व अधिक होता है क्योंकि इनके आधार पर शुल्क रियायतें और व्यापार लाभ दिए जाते हैं। ठीक है, मूल नियम जो रूल्स ऑफ ओरिजिन ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर रहेगा ये है रूस से भारत को तेल में तेज गिरावट। ठीक है, रूस से भारत को तेल निर्यात में तेज गिरावट। ठीक है, आप आइए देख लेते हैं, एक मिनट यहाँ पे इसको हम पहले यहाँ से। ठीक है, रूस से भारत को तेल निर्यात में तेज गिरावट। ठीक है, क्या जो तेल निर्यात में है उसमें गिरावट देखी गई है। ठीक है, 2 नवंबर 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट आई है 2025 में, उसमें 27 अक्टूबर तक के सप्ताह में रूस से भारत को कच्चे तेल का निर्यात आधे से भी अधिक घट गया है। क्यों घट गया है यह गिरावट? 22 अक्टूबर को रूस की प्रमुख तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल, ये कंपनियां हैं वहाँ की, रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण हुई है। ठीक है, इस कारण ये गिरावट देखी गई है। मुख्य तथ्य क्या हो जाएंगे, ये सब स्टेटमेंट बना के पूछे जाते हैं बच्चे। मुख्य तथ्य क्या हो जाएगा, निर्यात मात्रा, रूस ने भारत को केवल 0.81 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल निर्यात किया गया, जबकि पहले यह 1.95 मिलियन बैरल प्रतिदिन हुआ करता था। नेक्स्ट देखेंगे, रूस का योगदान क्या है। भारत के कुल तेल आयात का लगभग 35% रूस से आता है। ठीक है, कितना परसेंट? 35% रूस से आता है। रोसनेफ्ट कह रहे हैं। ठीक है, रोसनेफ्ट और लुकोइल भारत में आधे से अधिक निर्यात के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये याद रखनी है, ये पूछ लेते हैं कई बार ये कंपनियां। ठीक है, रोसनेफ्ट और लुकोइल। ठीक है, ये क्या है, भारत में आधे से अधिक निर्यात के लिए जिम्मेदार कंपनियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिबंध प्रभाव क्या है। 21 नवंबर से प्रभावी अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद रूस के तेल निर्यात में और कमी की संभावना देखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रिफाइनर नई खरीद में सतर्कता बरत रहे हैं। भारतीय जो रिफाइनर है, अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते कीमतों में कोई वैश्विक जो विशेष राहत नहीं मिल रही इनको। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये हो गया ऑयल के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मेलिशा तूफान। मेलिशा तूफान, ठीक है, मेलिशा साइक्लोन, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मेलिशा साइक्लोन, एक मिनट में इसको मिटा ही दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टार लगाएंगे ऐसे। ठीक है, मेलिशा तूफान 31 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र और इसके साझेदार संगठनों ने कैरिबियाई क्षेत्र में, ठीक है, कौन सा क्षेत्र है, कैरिबियाई क्षेत्र में जमैका, क्यूबा और हैती की सरकारों को तूफान मेलिशा के बाद समर्थन देने हेतु आपातकालीन सहायता जुटाने की प्रक्रिया तेज की है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र और उसके साझेदार संगठनों ने कैरिबियाई क्षेत्र में जमैका, क्यूबा, हैती की सरकारों को तूफान मेलिशा के बाद समर्थन देने हेतु आपातकालीन सहायता जुटाने की प्रक्रिया तेज कर दी। ठीक है, कौन सा तूफान था, मेलिशा तूफान। मुख्य तथ्य क्या है, राहत प्रयास। ठीक है, राहत प्रयास देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र मानवीय जो मामले हैं उनका समन्वय कार्यालय OCHA सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर लाखों प्रभावित लोगों तक तत्काल सहायता पहुंचा रहा है। राहत प्रयास की है। क्यूबा की स्थिति क्या है, पूर्वी प्रदेश, ठीक है, पूर्वी प्रदेशों सैंटियागो और हॉलगिन में भारी नुकसान हुआ है। ठीक है, सैकड़ों समुदाय, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे बंद हो गए। ठीक है, यह कट गए हैं। UN राहत टीम तैनात की गई यहाँ पे। जमैका में सहयोग क्या हुआ है, संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय राहत प्रतिक्रिया में भाग ले रहा है और जरूरतमंदों की पहचान कर सहायता पहुंचा भी रहा है। ठीक है, हैती के हालात क्या है, पहले से संकट और हिंसा से जूझ रहे देश में मानवीय दल स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर अस्थायी आश्रय, खाद्य सामग्री, आवश्यक सामान और नगद जो मदद हो सकता है वो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय के लिए कार्यालय। ठीक है, देख लेंगे इसकी स्थापना कब हुई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय के लिए कार्यालय बनाया गया है। इसकी स्थापना हुई 1991 में हुई। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मानवीय संकटों में राहत प्रयास का समन्वय करना। ठीक है, यह संगठन आपातकालीन सहायता, तकनीकी सहयोग, वित्तीय संसाधन जुटाने और प्रभावित क्षेत्रों में राहत टीमों को तैनात करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मलेशिया तूफान का। ठीक है, यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल जो इवेंट है वो खत्म हो गए हैं जनवरी माह के। ठीक है, अब हम लेके आएंगे नेक्स्ट विज्ञान या प्रौद्योगिकी से लेके आ जाएंगे टॉपिक। 2 टॉपिक एक साथ कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो अगर छोटा सा टॉपिक रहेगा तो 2 टॉपिक कर लेंगे। एक तो नेशनल इवेंट हम करा चुके हैं, इंटरनेशनल इवेंट भी करा चुके हैं। ठीक है, अब आर्थिकी से लेके आएंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ होगा करंट अफेयर, और उसके बाद हम देख लेंगे 2-3 टॉपिक बची हुए बस। उसके बाद हम देख लेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, 1-2 पेज के हैं। ठीक है, अगर 2-2 को साइंस और टेक्नोलॉजी को और एनवायरमेंट इकोलॉजी को हम एक साथ मिला के पढ़ा देंगे। ठीक है, इसको एक साथ मिला के हम पढ़ा देंगे, इसको ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। उसके बाद रिपोर्ट और सूचकांक जो है उस पे चलेंगे। ठीक है, इस तरह से पूरी हमारी जो मैगजीन है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कई बच्चों ने कमेंट करके बताया भी, और जैसे कि पता है मार्च में एसआई का एग्जाम भी होने वाला है, और भी एग्जाम फिर लगी हुई है। मार्च के बाद तो एग्जाम होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे डेट आती जाएंगी सभी आप अपने एग्जाम की तैयारी लगते रहें, लेकिन तुरंत आपसे ही आपको क्या हो जाना है, एकदम से कमर कस लेनी है और तैयार रहना। अच्छे से करंट पर पूरा हम करा देंगे सभी मैगजीन का, और टेस्ट भी ले लेंगे, और ज्योग्राफी का भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ज्योग्राफी हम बेसिक से फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलता है, अगर आप लाइक करते, सब्सक्राइब करते, शेयर करते हैं, तो हमें क्या मिलती है, ये एनर्जी मिलती है एक तरह से, कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है, बच्चों को पसंद आ रहा है, तो उस तरह से हम कंटेंट और बनाते हैं। ठीक है, और हमारा मतलब है कि हम कोई यूट्यूबर नहीं है, हम एक टीचर हैं। ठीक है, और टीचर का मतलब होता है कि आपको पढ़ने में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, वही चीज़ हम पढ़ाएंगे। अदरवाइज अगर हम बाहर पढ़ा, अभी हम ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, अगर बाहर पढ़ाने जाने लग गए ना तो फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जो आप कमेंट करेंगे वो आपको पढ़ाएंगे। बाकी अगर हमारा बाहर भी पढ़ाने का रहेगा ना, फिर भी हम ये क्लास लगातार ऑनलाइन चलाते रहेंगे। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, और नई वीडियो में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।